इमेजिन कीजिए एक ऐसा बर्ड जो डेड एनिमल्स यानी कि मरे हुए जानवरों को खाता है, लेकिन उसी की वजह से हमारी सराउंडिंग ज़्यादा साफ सुथरी और डिजीज फ्री रहती है। और अब इंडिया ने वल्चर्स कंजर्वेशन में एक ऐसा माइलस्टोन हासिल किया है जो पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। अब असम में कैप्टिविटी में ब्रीड किए गए स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स, जिनका वैज्ञानिक नाम है जिप्स टैनुई रोस्ट्रिस, उसको पहली बार वाइल्ड में रिलीज किया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि वल्चर्स यानी गिद्ध इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? इनकी पॉपुलेशन अचानक कोलैप्स कैसे हुई और क्यों हुई? और एक पेन किलर मेडिसिन ने साउथ एशिया के वल्चर्स को एक्सटिंक्शन के किनारे कैसे पहुंचा के रख दिया? आज इसी फैसिनेटिंग कंजर्वेशन स्टोरी को हम डिटेल में समझते हैं। अब हाल ही में क्या न्यूज़ चल रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जुलाई जो अगस्त 2026 की ये इम्पोर्टेंट एनवायरमेंट न्यूज़ जो है वो असम से जुड़ी है। अब 5 कैप्टिव ब्रीड किए गए स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स को वाइल्ड में रिलीज किया गया और इनके साथ 5 और कैप्टिव ब्रीड वाइड रम्प्ड वल्चर्स भी रिलीज किए गए। स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS की कंजर्वेशन फैसिलिटी में कैप्टिव ब्रीडिंग के थ्रू तैयार किया गया और इन बर्ड्स को पहले वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर रानी नियर गुवाहाटी से लाया गया और लगभग 3 महीने एक्लीमेटाइजेशन के लिए रखा गया ताकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें। इसके बाद इन्हें जटायु सॉफ्ट रिलीज सेंटर, जो कि विश्वनाथ डिवीजन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व लैंडस्केप में रिलीज किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ ये है कि दिस इज रिपोर्टेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिलीज ऑफ कैप्टिव ब्रीड स्लेंडर बिल्ड वल्चर इनटू द वाइल्ड। इसलिए यूपीएससी के एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी सेक्शन के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखती है। अब स्लेंडर बिल्ड वल्चर कौन है इसके बारे में भी जान लो। इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स टैनुई रोस्ट्रिस और ये एक्सीपिट्रीडे फैमिली का एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है और नाम से ही थोड़ा क्लू मिलता है। इनकी बिल यानी चोंच कंपैरेटिवली लॉन्ग और स्लेंडर होती है। ये मुख्य रूप से साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों से एसोसिएटेड स्पीसीज है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन में सीवियर डिक्लाइन देखने को मिला। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, यानी वाइल्ड में इसके एक्सटिंक्शन का रिस्क एक्सट्रीमली हाई है। और वल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी जान लो। कोई पूछ सकता है, सर वल्चर तो कारकास को खाता है, फिर इसे बचाना इतना जरूरी क्यों है? अब मरे हुए डेड बॉडीज उनको खाकर ये अपना गुजारा करता है, तो इसमें हमारे लिए इसका क्या बेनिफिट है? इसकी यही इकोलॉजिकल सुपर पावर है। वल्चर्स आर ऑब्लिगेट स्कैवेंजर्स। ये डेड एनिमल्स यानी कारकास को रैपिडली कंज्यूम करते हैं और अगर कारकास लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में पड़े रहें तो बैक्टीरिया और दूसरे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोलिफरेशन का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। और इसलिए वल्चर्स इकोसिस्टम की नेचुरल सैनिटेशन सर्विस हैं। ये रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते हैं और इन्हें आप नेचर की क्लीन अप क्रू भी कह सकते हैं। कार्कस डिस्पोजल के थ्रू ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं और इकोसिस्टम फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। इसलिए वल्चर कंजर्वेशन केवल एक बर्ड को बचाने की स्टोरी नहीं है, इट इज़ एन इकोसिस्टम सर्विस एंड बर्न हेल्थ इशू एज वेल। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब वल्चर पॉपुलेशन क्रैश और डिक्लोफेनिक, इनका क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी जान लो। यहाँ पे हम थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल देखते हैं। इन 1990s और अर्ली 2000s के दौरान ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिप्स वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो कैटास्ट्रॉफिकली डिक्लाइन हुई और मेजर कल्प्रिट सामने आया वेटरनरी डिक्लोफेनिक, एक इंजेक्शन। डिक्लोफेनिक एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये कैटल में पेन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रॉब्लम क्या हुई? अगर डिक्लोफेनिक ट्रीटेड कैटल की डेथ हो गई और उसके कार्कस को वल्चर्स ने खा लिया तो ड्रग रेजिड्यूज वल्चर के लिए टॉक्सिक हो सकते थे और इसके कारण वल्चर्स में सीवियर किडनी डैमेज और विसरल गॉट जैसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो सकती थी। यानी एक वेटरनरी मेडिसिन ने अनइंटेंशनली वाइल्ड लाइफ फूड चेन को अफेक्ट कर दिया और यही कारण है कि इंडिया ने वेटरनरी यूज के लिए डिक्लोफेनिक पर रेस्ट्रिक्शंस और बैन जैसी रेगुलेटरी मेजर्स ले लिए और ये एग्जाम्पल यूपीएससी में बहुत यूजफुल है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन प्लस फूड चेन प्लस वाइल्ड लाइफ मोर्टेलिटी एंड पब्लिक पॉलिसी।
तो अब कैप्टिव ब्रीडिंग जो है उससे कैसे हेल्प मिली, उससे क्या, उसका क्या रोल हुआ? जब किसी स्पीसीज की वाइल्ड पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, उसके कंजर्वेशन साइंटिस्ट के पास एक स्ट्रेटजी होती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर कंट्रोल्ड कंडीशंस में उनको कंजर्व करना। अब कैप्टिव ब्रीडिंग इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेकिन सिर्फ चिक्स पैदा करना कंजर्वेशन नहीं है अकेले। साइंटिस्ट को देखना पड़ता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है, ब्रीडिंग कंपैटिबिलिटी कितनी है, न्यूट्रिशन का क्या सोर्स है, और डिजीज सर्विलियंस, बिहेवियरल फिटनेस, और इवेंचुअली कैन द बर्ड सर्वाइव इंडिपेंडेंटली इन द वाइल्ड आफ्टर कैप्टिव ब्रीडिंग। सो इसीलिए रिलीज से पहले एक्लीमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक्लीमेटाइजेशन क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। जब कभी कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह से दूसरी एक्सट्रीम वाली जगह में भेजा जाता है, तो उसको पहले एक जो उसको ग्रेडियंट दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। कुछ टाइम का एक्सपोजर दिया जाता है, ग्रेजुअल एक्सपोजर दिया जाता है। तो उसी प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। अब बर्ड्स को लोकल वेदर, हैबिटेट और सराउंडिंग कंडीशंस के साथ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा जो टाइम दिया जाता है, और इसके बाद सॉफ्ट रिलीज किया जाता है उसका। और सॉफ्ट रिलीज का मतलब कि अचानक केज खोलकर बर्ड को छोड़ देना नहीं, बल्कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम द कैप्टिविटी टू नेचुरल एनवायरनमेंट। सो यही सॉफ्ट रिलीज और एक्लीमेटाइजेशन का तरीका है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत रोल है। अब मॉडर्न वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन केवल बाइनोकुलर लेकर बर्ड्स काउंट करने तक ही लिमिटेड नहीं है। आज कंजर्वेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं सैटेलाइट, जीपीएस टेलीमेट्री, रिलीज बर्ड्स कहाँ जा रहा है तो उसका पता चलाया जा सकता है, और रेडियो ट्रांसमीटर्स, उससे मूवमेंट और सर्वाइवल ट्रैक किया जा सकता है। जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, उससे सुइटेबल हैबिटेट्स, थ्रेट्स मैप करने के लिए यूज किया जाता है। जेनेटिक एनालिसिस, कैप्टिव पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। और डिजीज डायग्नोस्टिक्स, पैथोजेंस की सर्वेलियंस देखने के लिए। और इंक्रीजिंगली एआई बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन एंड डेटा एनालिटिक्स भी वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में यूजफुल हो सकते हैं। सो फ्यूचर में ड्रोन्स और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम कार्कस अवेलेबिलिटी, हैबिटेट डिस्टर्बेंस और इनएक्सेसिबल लैंडस्केप्स की सर्वेलियंस में कंप्लीमेंट्री रोल निभा सकते हैं। यानी कंजर्वेशन बायोलॉजी और इकोलॉजी प्लस जेनेटिक्स प्लस वेटरनरी साइंस प्लस जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है वो उनकी ब्रीडिंग में हेल्प कर सकता है, कंजर्वेशन में हेल्प कर सकता है। अब वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया, ये भी हम जान लें। तो यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेज जो है वो जरूरी हैं। पहला है कैप्टिव ब्रीडिंग एंड स्पीसीज रिकवरी। दूसरा है वल्चर सेफ जोन्स, जहाँ टॉक्सिक वेटरनरी ड्रग्स और दूसरे थ्रेट्स को मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है वल्चर के लिए सेफ फूड अवेलेबिलिटी। और चौथा है वेटरनेरियंस और लाइव स्टॉक ओनर्स में अवेयरनेस की कौन सी वेटरनरी ड्रग जो है वो स्कैवेंजिंग वल्चर्स के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। और पांचवा है लॉन्ग टर्म पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग, क्योंकि सक्सेसफुल रिलीज का अर्थ सिर्फ बर्ड का उड़ जाना ही नहीं, बल्कि रियल सक्सेस तब होगी जब रिलीज वल्चर सर्वाइव करें, नेचुरल फूड लोकेट करें और सेफ हैबिटेट यूज करें और इवेंचुअली रिप्रोड्यूस करें। सो यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज कनेक्शन से देखें तो प्रीलिम्स में याद रखिए, वल्चर का नाम है स्लेंडर बिल्ड वल्चर और उसका वैज्ञानिक नाम जिप्स टैनुई रोस्ट्रिस, और आईयूसीएन स्टेटस है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फीडिंग हैबिट है इसकी स्कैवेंजर है ये, और इसके लिए बहुत बड़ी थ्रेट है वेटरनरी डिक्लोफेनिक। और स्लेंडर बिल्ड वल्चर को वाइड रम्ड वल्चर जिप्स बेंगलेंसिस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। और जीएस पेपर 3 में टॉपिक कनेक्टेड होगा बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्पीसीज रिकवरी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से और एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पावरफुल एग्जांपल है, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल चॉइसेस कैन क्रिएट अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस, लेकिन साइंस ही सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकती है थ्रू रेगुलेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग और एविडेंस बेस्ड कंजर्वेशन। तो आसाम में स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स की ये फ्लाइट केवल 10 बर्ड्स के रिलीज की कहानी ही नहीं, ये उस स्पीसीज को वापस वाइल्ड में एस्टेब्लिश करने की कोशिश है जिसने ह्यूमन जनरेटेड इकोलॉजिकल प्रेशर के कारण ड्रामेटिक डिक्लाइन देखा, और एक तरफ वेटरनरी ड्रग ने इनके सर्वाइवल को थ्रेटन किया, तो दूसरी तरफ कंजर्वेशन साइंस, कैप्टिव ब्रीडिंग, पॉलिसी इंटरवेंशन और हैबिटेट प्रोटेक्शन इन्हें रिकवरी का दूसरा मौका दे रहे हैं। सो यही कंजर्वेशन का बड़ा लेसन है। और एक्सटिंक्शन को रोकना केवल एनिमल्स को बचाना ही नहीं, इकोसिस्टम के उस फंक्शन को बचाना है जिस पर अल्टीमेटली ह्यूमंस भी डिपेंड करते हैं। तो अगली बार जब आपको आसमान में कोई वल्चर दिखाई दे
उसे सिर्फ एक स्कैवेंजर के रूप में ही मत देखिए। वह नेचर का सैनिटेशन वर्कर, इकोसिस्टम इंजीनियर और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की एक लिविंग सक्सेस स्टोरी हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और काशिफ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।